Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about Henry Fayol 14 principle, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप एक टास्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कीजिए, फिर अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को असाइन कर दीजिए। क्या बोलते हैं? एक टास्क को, एक जॉब को, एक काम को आप स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कीजिए, फिर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन आप अपने एम्प्लॉयज को वो काम असाइन कर दो। सिंपली लैंग्वेज में हम बात करें, काम को, एक टास्क को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना, फिर जिसको जो काम अच्छे से करना आता उसको वो काम असाइन कर देना। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर जिस काम में एक्सपर्टीज है, जिसको जो काम अच्छे से परफॉर्म करना था उसको वो काम दे देना। जैसे रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। इस टास्क को आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दोगे। जॉब रिक्वायरमेंट को जानना, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना, एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना, शॉर्ट लिस्ट करना, आपने रिक्रूटमेंट के टास्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर आपने ए बंदे को, जिसकी जॉब रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करने में एक्सपर्टीज है, उसको ये काम दे दिया। फिर बी को जॉब डिस्क्रिप्शन का, सी को एडवर्टीजमेंट को और डी को शॉर्टलिस्ट करने का काम दे दिया। यहाँ पे आपने क्या किया है? एक टास्क को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर जो एम्प्लॉय जो परफॉर्म करने में अच्छा है, जिसको जिस चीज की एक्सपर्टीज है, जिसको जिस चीज की नॉलेज है, उसको आपने वो काम असाइन कर दिया। ये क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉइज को आपने वो काम दिया गया जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है, और प्लस आपने काम को क्या किया? स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल के बारे में। सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? कि अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी की बात करें, किसी को एक पावर होना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, दैट इज अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या? अपनी जिम्मेवारी समझना, अपना ऑब्लिगेशन समझना, अपनी ड्यूटी समझना, अपना कर्तव्य समझना, ये क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है कि मैनेजमेंट को इस बात को समझना चाहिए कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज पे अपनी अथॉरिटी परफॉर्म करता है, उनको ऑर्डर देता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, तो मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। जो सबऑर्डिनेट उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसकी गाइडलाइन के अंडर काम करते हैं, अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैनेजमेंट अपने आप को अकाउंटेबल समझे। मींस क्योंकि वो सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट की गाइडलाइन के अंडर काम कर रहे हैं, अगर उनसे कोई गलती होती है तो मैनेजमेंट उसके लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी समझे, उनकी गलती को सुधारने की जिम्मेवारी ले, अपने आप को जिम्मेवार समझे। मींस क्या है? मैनेजमेंट को इस बात को समझना चाहिए कि जो अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ चलनी चाहिए। अथॉरिटी किसी पे पावर दे, मीन्स एक तरह की पावर, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना। तो मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन क्या है? जो सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना है, उनको ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, उनको प्रॉपर फॉलो करना है। मीन्स एम्प्लॉइज जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है। ये तो सिंपल है, सबको ही पता है। डिसिप्लिन मींस एम्प्लॉइज को अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन चलना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलती है? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलती है एक एम्प्लॉइज का एक ही बॉस होना चाहिए। क्या बोलती है? एक एम्प्लॉइज का एक ही बॉस होना चाहिए। ये क्या है? एम्प्लॉइज है और ये उसका बॉस, इसका ये बॉस और ये एम्प्लॉइज। वो कह रहा है एक एम्प्लॉइज का एक ही बॉस होना चाहिए। ये एम्प्लॉइज है, इसको एक ही बॉस को रिपोर्टिंग करनी है, एक ही बॉस से ऑर्डर लेने हैं। इसको क्या करना है? एक ही बॉस को रिपोर्टिंग करनी है, एक ही बॉस को ऑर्डर देना है। अगर एक एम्प्लॉइज के टू मैनी बॉस होंगे, ठीक है, इस बंदे का ये भी बॉस है, ये भी बॉस है, ये भी बॉस है, इसको इससे भी ऑर्डर ले रहा है, इससे भी ऑर्डर ले रहा है, इससे भी ऑर्डर ले रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, वो आपस में अथॉरिटी के कंफ्लिक्ट करेगी, उसे पता नहीं चलेगा किसको रिपोर्टिंग करूं, किसका ऑर्डर पहले फुलफिल करूं। ठीक है,
है। तो वो क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड का सिंपल लैंग्वेज बात करें, एक एम्प्लॉइज का एक ही बॉस होना चाहिए, वो एक ही बॉस से ऑर्डर ले और एक ही बॉस को रिपोर्टिंग करे, ये तो बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब हम बात कर लेते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, जो एक्टिविटी सेम ऑब्जेक्टिव को लेके चल रही है उनके लिए एक हेड हो एक प्लान हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोलता है, जो एक्टिविटी सेम ऑब्जेक्टिव को लेके चल रही है ना, उनके लिए एक हेड हो और एक ही प्लान हो। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के कई तरह के प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ठीक है, ए प्रोडक्ट बना रहा है, बी प्रोडक्ट बना रहा है, सी प्रोडक्ट बना रहा है। जो एक्टिविटी ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए होगी, जो एक्टिविटी ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए होगी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेम होगा, ए प्रोडक्ट को बनाना। इसी तरह जो एक्टिविटी बी प्रोडक्ट को बनाने के लिए होंगी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बी प्रोडक्ट को बनाना। इसी तरह सी। ओके, तो जैसे ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक्टिविटी होंगी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक ही होगा, ए प्रोडक्ट को बनाना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। अगर एक ही हेड और एक ही प्लान होगा तो सब कुछ राइट डायरेक्शन में होगा। जो भी एक्टिविटी है उनकी डबलिंग नहीं होगी। अगर एक से ज्यादा हेड होंगे तो एक्टिविटी की डबलिंग हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ सकती है। इसलिए कहता है जो एक्टिविटी क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव को लेकर चलती है, उनके लिए एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब, क्या है, सब कुछ राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। मीन जो एक्टिविटी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रही है, उनके लिए एक ही प्लान हो, एक ही हेड हो। जैसे मान लो बी के अंडर जो भी एक्टिविटी होगी, बी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी एक्टिविटी होगी, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, बी प्रोडक्ट को बनाना। तो इसके अंडर भी क्या है, एक ही हेड होगा, एक ही प्लान होगा, ताकि सब कुछ क्या हो, राइट डायरेक्शन में चले। ओके, उसके बाद हम 6 ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सारे इंडिविजुअल काम करते हैं, बड़े सारे लोग काम करते हैं, सबका अपना इंडिविजुअली कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। किसी को सीईओ बनना है, किसी को एचआर की फील्ड में करियर बनाना है, किसी को मार्केटिंग की फील्ड में करियर बनाना है। अगर सभी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लगेंगे, सभी का ये मोटिव होगा हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट का क्या, ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लो ये ए बी सी, ये 3 बंदे, इसको मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना है, इसको एचआर की फील्ड में बनाना है, इसको किसी कंपनी का सीईओ बनना है। तीनों का क्या अलग अलग गोल है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसका क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। लेकिन ये सारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ही पूरा करने में लगे हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट का क्या। तो वो हेनरी फ्योल कहते हैं इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए, हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी, हमें एक बंदे के इंटरेस्ट को लेकर नहीं चलना, बल्कि सभी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करना है। सभी लोगों को, जैसे ए बी सी एन को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं लेके चलना, इसे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को लेके चलना, इन्हें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करना है। इन तीनों का मोटिव क्या होना चाहिए, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेटिस्फाई करेंगे तो इनका गोल भी फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करेगा तो इंडिविजुअल अपने आप ही ग्रो करेगा। तो ये क्या कहता है कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें होल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। ओके, उसके बाद 7th हम बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बेसिकली जो आप एम्प्लॉइज को सैलरीज देते हो, जो वेजेस देते हो, जो इंसेंटिव देते हो, वो कहते हैं वो फेयर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आपको किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना, आपको सेम वर्क के लिए एक बंदे को तो आप ज्यादा दे रहे हो, एक को आप कम दे रहे हो, इस तरह से एनवायरनमेंट में कोई काम नहीं कर पाएगा, उसको फ्रस्ट्रेशन होगी, घुटन होगी। तो आपका जो रेम्यूनरेशन सिस्टम है, जो आप सैलरी पे करते हो, वेजेस पे करते हो, वो फेयर होने चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये वो क्या होना चाहिए, फेयर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। 8th क्या है, सेंट्रलाइजेशन। 8th क्या है, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर एक ही अथॉरिटी के हाथ में होती है, सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर एक ही अथॉरिटी के हाथ में होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आप पावर को डिवाइड कर देते हो, डेलीग्रेट कर देते हो। ओके, जैसे सेंट्रलाइजेशन में सारे डिसीजन कौन लेगा, आपकी टॉप लेवल वाले लेंगे, इसमें सारी पावर किसके हाथ में, टॉप वाले के हाथ में। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आप कुछ डिसीजन मेकिंग
पावर अपने जो लोअर हायरार्की के लोग हैं, मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को भी देखते हो। ओके, सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर कौन रखेगा? टॉप लेवल वाला रखेगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज में वो पावर को डिवाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डेलीगेट करता है, कुछ पावर मिडिल वालों को और कुछ पावर लोअर वालों को भी दे देता है। ओके, सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर टॉप वाला रखेगा, डिसेंट्रलाइजेशन में वो कुछ पावर मिडिल वालों को और कुछ पावर लोअर वालों को भी दे देता है, डिवाइड कर देता है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बल्कि बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मींस आप ऐसे कर सकते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे पॉलिसी के, ऑब्जेक्टिव के, उसको आप सेंट्रलाइज कीजिए, उसको आप टॉप लेवल तक रखिए। जो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं, उसको आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, मींस डेलीगेट कर दीजिए लोअर हायरार्की तक। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ना तो आप पूरी तरह से सेंट्रलाइज करिए, ना पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करिए, बल्कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस आप क्या कर दीजिए, एक बैलेंस बना के रखिए। कुछ अमाउंट में आप सेंट्रलाइज कीजिए, कुछ अमाउंट में आप डिसेंट्रलाइज कीजिए। ठीक है, तो ये 8th प्रिंसिपल कहता है। उसके बाद हम 9th प्रिंसिपल की बात करते हैं, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है? एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए जो हायर टू लोअर तक जाइए। एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए जो हायर से लोअर तक जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, अब अगर मान लो ए ने कोई बात ई तक पहुंचानी है, तो पहले बी तक पहुंचाएगा, सी तक पहुंचाएगा, डी तक पहुंचाएगा और ई तक पहुंचाएगा। इसलिए कोई बात अगर आई तक आएगी तो पहले एफ तक जाएगी, फिर जी तक जाएगी, फिर एच तक जाएगी, फिर आई तक आएगी। ठीक है, तो इसमें वो कहता है इस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। ओके, इस तरह के सिस्टम में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, सबको हर बात कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से होती है। ठीक है, लेकिन इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे बोला ए ने अगर ई तक कोई बात पहुंचानी है तो पहले बी तक पहुंचाएगा, सी तक, डी तक, ई तक, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो कहता है होना तो इस तरह का सिस्टम चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी है, उसके लिए उन्होंने गैंग प्रैंक सिस्टम की बात की है। क्या है? गैंग प्रैंक सिस्टम। वो क्या कहता है, अगर मान लो कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको फास्ट पहुंचानी है, अगर आप इस तरह की सिस्टम की बात करोगे तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, जैसे मान लो सप्लायर ने सिर्फ 2 आवर के लिए डिस्काउंट दिया अच्छा खासा रॉ मटेरियल तक, अगर ये बात अगर सी तक, पहले ई के पास है, डी तक पहुंचेगी, सी तक पहुंचेगी, बी तक पहुंचेगी, ई तक, ए तक पहुंचेगी, उसमें उसने तो 2 आवर के लिए डिस्काउंट दिया ना, तो क्या होगा, वो 2 आवर तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इसमें क्या कहता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो गैंग प्रैंक सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्टली डी क्या है, जी से बात कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली डी क्या है, जी से बात कर सकता है, उन्हें ए क्या ऑथोराइज कर देगा बस। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्टली डी क्या है, एच से बात कर सकता है। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिस्टम फॉलो करो। ओके, तो स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए जो हायर से लोअर तक जाए। ओके, ये तो होना ही चाहिए। जैसे अगर, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन छूटती नहीं है। जैसे ए ने अगर ई से कोई बात कहनी तो बी सी डी तक जानी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे आप ग्रैंड प्रैंक सिस्टम अप्लाई कर सकते हो जब इमरजेंसी है। ठीक है, तो आप ज्यादा वेट नहीं कर पा रहे तो डी क्या सीधा एच से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केलर चेन प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब है हर चीज की प्रॉपर जगह होनी चाहिए, चाहे वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे आपके फिजिकल रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉपर जगह से क्या मतलब है, आप राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट जॉब के लिए रिक्रूट करें। ओके, तो क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारा रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है, हर एक की प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज की जगह का मतलब है कि आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे अप्लाई करें, और फिजिकल रिसोर्सेज में जो आपके मशीन है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, वो राइट प्लेस पे होनी चाहिए, ताकि जब हमको प्रोडक्शन करना है वो हमें अवेलेबल हो। ऑर्डर क्या बोलता है, हर चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो आपका फिजिकल रिसोर्स है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी बात करता है फेयरनेस की, काइंडनेस की और जस्टिस की। वो कहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आपको उनके लिए काइंड रहना है, उनके साथ जस्टिस करना है, उनके लिए फेयर होना है। मीन्स आपके जो भी स्टेक होल्डर, चाहे वो सप्लायर है, कस्टमर है, एम्प्लॉइज है, सबके लिए आपको काइंड रहना, फेयर रहना और जस्टिस करना है। किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना। ठीक है, सबके साथ, जैसे मान लो आप
एम्प्लॉइज को भी वेजेस दे रहे हो तो उनको फेयर वेज रेट दो, ठीक है। इस तरह आप शेयर होल्डर जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उनको भी उनका जो क्या फेयर रिटर्न मिलना चाहिए। आपको सबके साथ जस्टिस करना, आपको किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना। मींस इक्विटी का मतलब आपको फेयर रहना, काइंड रहना और जस्टिस रहना आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आपसे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं उनके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या जॉब सिक्योरिटी हो। आप अननेसेसरी से फायर मत करो, बिना किसी रीजन के आप एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी से मत निकालो। अगर कोई कारण है तब तो निकालो, लेकिन बिना किसी रीजन से आप अपने एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी से मत निकालो, मत फायर करो। ओके, अगर आप ऐसे करोगे तो जो एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको जॉब सिक्योरिटी फील नहीं होगी। जब वो काम करेगा तो उसके माइंड में एक प्रेशर होगा कि ये तो मुझे कभी भी निकाल देगी, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी जॉब को लेकर सिक्योर फील करें। उसके बाद हम बात करते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब था पहल करना। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, मैनेजमेंट को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे लोग इनिशिएट करें। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, दूसरों के कोई एक्शन लिए बिना एक बंदा पहल करे, ठीक है। भीड़ में तो कोई भी चला जाएगा, ठीक है, एक बंदा बोल्ड डिसीजन ले, एक बंदा पहल करे, ठीक है, दूसरों की वेट किए बिना। दूसरों की वेट किए बिना जब आप पहल करते हो, आप इनिशिएट करते हो, तो वो क्या हो जाता है, इनिशिएटिव। वो कहता है एक मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि लोग इनिशिएट करें, अपने सजेशन दे, अपने आइडियाज दे। ओके, अगर लोग अपने आइडियाज देंगे, सजेशन देंगे, काम के लिए इनिशिएट करेंगे, पहल करेंगे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसपीडी क्रॉप्स, ठीक है। एसपीडी क्रॉप्स का मतलब क्या है, एसडीप, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। एसडीप डी कॉप्स का मतलब क्या है कि टीम वर्क, यूनिटी, टीम वर्क यूनिटी। एक मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा टीम में असाइनमेंट देने चाहिए, उसे ज्यादा टीम वर्क प्रमोट करना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।